नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं वसीली ग्रोसमैन के एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल लाइफ एंड फेट यानी जीवन और नियति के बारे में। कहानी दूसरे विश्व युद्ध के वक्त की है और ख़ास तौर पर स्टालिनग्राड की जो भयानक लड़ाई हुई थी उसके इर्द गिर्द घूमती है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई ऐसी वैसी किताब नहीं है। इसका स्केल मतलब दायरा बहुत ही बड़ा है। आप देखिए, जंग के मोर्चों से लेकर सोवियत जेलों तक, फिर नाजी कंसंट्रेशन कैंप्स, साइंटिफिक इंस्टीट्यूट्स, ना जाने कितनी जिंदगियां इसमें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, इसीलिए शायद इसकी तुलना टॉल्स्टॉय की वॉर एंड पीस से भी होती है। जी जी बिल्कुल होती है। ना सिर्फ इसके साइज की वजह से, बल्कि जिस तरह ये बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बीच आम इंसान की जिंदगी और उसके अंदर के जो संघर्ष हैं उनको पकड़ती है। सही। हमारे पास जो सामग्री है उसमें कहानी के मुख्य किरदारों और सेंट्रल आइडियाज का जिक्र है। तो आज कोशिश यही रहेगी कि कहानी के जो मुख्य धागे हैं उन्हें समझें और ये भी कि कैसे ये नॉवल दो बड़ी तानाशाही ताकतों, नाजी जर्मनी और स्टालिन का सोवियत संघ, इनके बीच इंसानियत की जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनको दिखाता है। चलिए देखते हैं। जरूर। तो कहानी का एक बड़ा हिस्सा हमें ले जाता है स्टालिनग्राद। वहां हमें मिलते हैं कर्नल नोविकोव, जो एक टैंक यूनिट के कमांडर हैं, और वो येवगेनिया शापुशनिकोवा से प्यार करते हैं, जो पीछे एक नर्स के तौर पर काम कर रही हैं। हाँ बिल्कुल। और ग्रोसमैन उस शहर को बचाने की जंग में जो सोवियत फौजी थे, आम लोग थे, उनकी तकलीफें, उनकी हिम्मत और उस वक्त की जो पूरी अफरा-तफरी थी उसे बड़ी बारीकी से दिखाते हैं। नोविकोव जैसे जो अफसर थे, उन्हें सिर्फ जर्मन दुश्मन से नहीं लड़ना पड़ रहा था, उन्हें अपने ही सिस्टम से भी जूझना पड़ रहा था, है ना, वो पॉलिटिकल कमिश्नर वगैरह। एग्जैक्टली। अपनी ही सेना के जो पॉलिटिकल कमिश्नर थे, मतलब पार्टी की विचारधारा को लागू करवाने वाले अफसर, उनके दखल से भी निपटना पड़ता था। ये बात तो काफी दिलचस्प है कि कैसे वो सिस्टम अपने ही हीरोज पर, अपने ही लोगों पर शक करता था। बिल्कुल। और ग्रोसमैन यहीं ये पॉइंट बनाते हैं कि कैसे ऐसी जो तानाशाही व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो नाजी हों या स्टालिनवादी, वो सोचने समझने की आज़ादी को कुचल देती हैं। और जो लोग अपनी अंतरात्मा की सुनते हैं, जो नैतिक लोग हैं, उन्हें वो बिल्कुल अकेला कर देती हैं, अलग थलग। फिर एक और बहुत जरूरी किरदार है विक्टर शैट्रम, एक बहुत ही काबिल यहूदी न्यूक्लियर फिजिसिस्ट। ये शैट्रम वाला किस्सा तो बड़ा मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? हाँ हाँ, बहुत ज्यादा। शुरू में क्या होता है कि उनके यहूदी होने की वजह से और कुछ सियासी कारणों से उनके काम को कोई पूछता नहीं, दबा दिया जाता है। लेकिन फिर अचानक, बिल्कुल अचानक, स्टालिन खुद उन्हें फोन करते हैं। स्टालिन खुद? हाँ, खुद। और उनके काम की तारीफ करते हैं। इससे शटरम को रुतबा मिलता है, ताकत मिलती है। लेकिन इसकी एक कीमत होती है। कीमत ये कि उन्हें अपनी ज़मीर से समझौता करना पड़ता है। जब उनके एक साथी साइंटिस्ट को गिरफ्तार किया जाता है तो शटरम पर दबाव डाला जाता है कि वो उसके खिलाफ एक झूठे खत पर दस्तखत करे। जी हाँ, बिल्कुल। उन्हें मजबूर किया जाता है। उफ, ये तो मतलब जबरदस्त नैतिक दुविधा है, ताकत चुने या अपनी जमीर। और ये सिर्फ शटरम की कहानी नहीं है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हर दौर में लोगों को ऐसे मुश्किल चुनाव करने पड़ते होंगे। सही कहा आपने, बिल्कुल। और फिर शायद कहानी का सबसे अंधेरा, सबसे मुश्किल हिस्सा आता है। वो जुड़ा है कैंप्स की दुनिया से। सोवियत गुलाग, यानी वो जो जबरन मजदूरी वाले कैंप थे, और दूसरी तरफ होलोकास्ट, मतलब नाजियों का यहूदियों का नरसंहार। इसमें क्रिमोव का जिक्र आता है। वो तो एक पक्का बोल्शेविक था, मतलब कम्युनिस्ट क्रांति का समर्थक और रेड आर्मी में पॉलिटिकल अफसर भी था। लेकिन उसे एनकेवीडी यानी स्टालिन की खुफिया पुलिस ही गिरफ्तार कर लेती है। हाँ, और जेल में उसे ये भयानक एहसास होता है कि स्टालिन का जो राज है वो अपनी क्रूरता में, अपनी बेरहमी में, फांसीवाद से, नाजी सिस्टम से कुछ कम नहीं है। और यही ग्रोसमैन का शायद सबसे चौंकाने वाला और उस वक्त सबसे विवादास्पद तर्क भी था कि ये दोनों सिस्टम आखिरकार इंसान की आत्मा को कुचलने में एक जैसे ही थे। बाप रे। और फिर सोफिया लेविंटन की कहानी है। वो एक यहूदी डॉक्टर थी। हाँ, सोफिया। उन्हें नाजी एक ट्रेन में डिपोर्ट कर रहे होते हैं, गैस चैम्बर की तरफ। उनके साथ डेविड नाम का एक छोटा बच्चा भी होता है, जिससे उनका कोई रिश्ता नहीं। कहानी के सबसे दर्दनाक लेकिन शायद सबसे पावरफुल मोमेंट्स में से एक तब आता है जब सोफिया को शायद खुद को बचाने का एक आधा अधूरा मौका मिलता है। लेकिन वो उसे ठुकरा देती है। हाँ, वो उसे ठुकरा देती हैं और उस बच्चे डेविड का हाथ थामे हुए गैस चैम्बर तक चली जाती हैं। ये बिना किसी स्वार्थ के प्यार और एक खामोश हिम्मत की मिसाल है। तो इन सब कहानियों से, किरदारों से ग्रोसमैन आखिर कहना क्या चाहते हैं?
क्या निचोड़ निकलता है इन सब का? देखिए, ग्रॉसमैन का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट मतलब मुख्य तर्क यही लगता है कि बड़ी बड़ी जो विचारधाराएं होती हैं, चाहे वो फांसीवादी हों या कम्युनिस्ट, वो इंसान को अमानवीय बना देती हैं, डीह्यूमनाइज कर देती हैं। लेकिन दया, रहम, करुणा के जो छोटे छोटे काम होते हैं ना, बिल्कुल गुमनाम से, जैसे सोफिया का वो आखिरी काम, असल में वही इंसानियत को जिंदा रखते हैं। ये बुराई के सामने एक तरह की नैतिक जीत है, भले ही वो जीत बहुत खामोश हो। किताब किसी बड़ी विक्ट्री या हैप्पी एंडिंग पे खत्म नहीं होती। सही कह रहे हैं। बल्कि वो दिखाती है कि इंसानी गरिमा कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिकी रह सकती है। तो मतलब कोई आसान जवाब नहीं, कोई साफ सुथरा अंत नहीं। शटरम बच गया, पर अपनी जमीर से समझौता करके। हाँ, नोविकोव गिरफ्तार हो गया, क्रिमोव गुलाग में टूट गया, पर शायद उसे सच्चाई समझ आई। शायद, हाँ। और सोफिया और डेविड मर गए, लेकिन उनका अंत एक तरह की नैतिक जीत बन गया। बिल्कुल। ये किताब पाठक को इतिहास के बोझ और गहरे नैतिक सवालों के साथ अकेला छोड़ देती है। ये बड़ी बड़ी आइडियोलॉजीज के खिलाफ आम इंसानी शराफत, जो सिंपल ह्यूमन डिसेंसी होती है, उसकी ताकत की कहानी है। जाते जाते एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। हाँ, ग्रॉसमैन ये दिखाते हैं कि सबसे ज्यादा निराशा भरे, सबसे मुश्किल हालातों में भी हमारे छोटे छोटे चुनाव बहुत मायने रखते हैं। तो सवाल ये है कि जुल्म और दमन के माहौल में दया और इंसानियत के ये जो छोटे छोटे मामूली से लगने वाले काम हैं, वो कैसे असर डालते होंगे, कैसे फैलते होंगे, क्या वो वाकई कोई फर्क ला